हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पर फैराडे ने दो लॉ दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये कहता है कि जब आप सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं या जब आप चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है रिएक्शन के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो कंडीशन है, या तो क्या होता है डिपॉजिट होता है, जैसे कोई सॉलिड है तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है वो रिडक्शन से मेटल के फॉर्म में आ रहा है, मेटल आया था रिडक्शन के बाद मेटल बन गया। जैसे मान लीजिए कि सोडियम आपके Na+ है और इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, सोडियम मेटल। तो ये जो सोडियम मेटल है इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोड है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। या मान लीजिए कोई गैस है, जैसे मान लीजिए H+ है, ठीक है, H+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये इसको हम क्या कहेंगे कि ये तो डिपॉजिट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, लिबरेट। तो अगर गैस है उसके लिए हम टर्म काम में लेते हैं लिबरेट, और जो सॉलिड होता है उसके लिए हम टर्म काम में लेते हैं डिपॉजिट। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है फैराडे लॉ का, कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हो या चार्ज फ्लो करा रहे हो तो उस चार्ज की वजह से, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है। अब मेन बात यह है कि कितना, कि भाई लिबरेट हो गया डिपॉजिट हो गया तो कितना डिपॉजिट होगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो वेट है जिसका भी, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो वेट है, चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे लिबरेट हो, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर या एनोड पर, तो वो जो वेट है वो कितना होगा वो डिपेंड करता है चार्ज की मात्रा पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज आप दोगे उतना ही ज़्यादा वेट डिपॉजिट होगा। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन बात करूं विद्युत धारा की, विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई क्या होता है, Q/T। आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, Q जो है वो किसके बराबर है, I और T के बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, या तो मैंने लिख दिया W इज प्रोपोर्शनल टू Q, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। I क्या है, चार्ज, आवेश कह सकते हो, सॉरी Q क्या है, चार्ज या जिसको आप आवेश कह सकते हो, और I क्या है, विद्युत धारा जिसको आप करंट कह सकते हो, T क्या है, टाइम। तो यहाँ पर जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हो या चार्ज दे रहे हो तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो कितना लिबरेट होगा, उसका जो वेट है वो कितना होगा। तो वहाँ पर उसने रिलेशन क्या दिया, W इज प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब जितना ज़्यादा आप चार्ज दोगे उतना ही ज़्यादा वेट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। प्रोपोर्शनल के साइन है, तो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, W इक्वल्स टू ZQ। भाई मैंने प्रोपोर्शनल हटा दिया, Q के सेंस में लिखूंगा तो W इक्वल्स टू ZQ, या आप लिख सकते हो W इक्वल्स टू ZIT। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया किसका, फैराडे फर्स्ट लॉ का। या तो आप कहते हो W इक्वल्स टू ZQ, या आप कह सकते हो W इक्वल्स टू ZIT। अब देखिए W जो है वेट है, W जो है वो क्या है, वेट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, W है वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस में, ग्राम में। जो भी इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है उसका वेट किस में, ग्राम में। तो मैंने कह दिया W जो है वेट है किस में, ग्राम में। Q जो है वो है चार्ज, और ये होता है कुलाम, और ये चार्ज हम किस में लेते हैं, कुलाम में, ठीक है। I जो है वो है करंट, विद्युत धारा जिसको आप कह रहे हो, ये आपके होता है एम्पियर में, ये किस में हम लेते हैं, एम्पियर में। और T जो है वो टाइम है, नॉर्मली हम उसको सेकंड में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया, फर्स्ट लॉ फैराडे कि W इज प्रोपोर्शनल टू Q या W इज प्रोपोर्शनल टू IT। और जब आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो W इक्वल्स टू ZQ, W इक्वल्स टू ZIT। अब ये जो Z है, ये Z है क्या, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि जो आपके Z है ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं इनको,
कि जब प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हिंदी में नियतांक कहते हैं। तो जो नियतांक होता है या जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो यहाँ पर क्या है, Z। तो Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगर आपसे को पूछे Z की यूनिट क्या होगी, तो जब आपको किसी की यूनिट निकालनी है, जैसे Z की यूनिट निकालनी है, तो Z का क्या कर सकते हो आप, इस फॉर्मूले से कहूँ तो Z क्या हो जाएगा, W/Q। और अगर इस फॉर्मूले से कहूँ तो Z क्या हो जाएगा, W/IT। तो जो यूनिट है वो एम्पियर वाली बेटर होती है, या ऐसा यूनिट आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जब आप Z की कोई यूनिट पूछे तो आप क्या कह सकते हो, W की यूनिट क्या है, ग्राम, I की यूनिट क्या है, एम्पियर, और T क्या है, सेकंड में। अब क्योंकि I और T नीचे है तो एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो ये यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फर्स्ट लॉ फैराडे क्या कह रहा है कि जब आप करंट फ्लो कराओगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, विद्युत धारा के, या जो आप कहोगे आवेश के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर जो आप करंट प्रोवाइड करा रहे हो T समय में उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब Z को अगर कोई न्यूमेरिकली सॉल्व करे कि भाई Z की वैल्यू क्या होगी, तो Z की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए आप फ्लो करा दो। तो 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए फ्लो कराओगे तो I की वैल्यू क्या हो गई, 1, और T की वैल्यू भी क्या हो गई, 1। तो जब I और T की वैल्यू 1 हो गई तो W किसके बराबर होगा, Z के बराबर। इसका मतलब अगर आपसे को पूछे न्यूमेरिकली Z की वैल्यू क्या होगी, तो Z की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो कराओगे या पास कराओगे तो आपकी जो वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो किसके बराबर होगा, Z के बराबर। मतलब वही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसका। तो जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, तो वो Z किसके बराबर आ जाएगा, W का। कब, जब I की वैल्यू 1 है और T की वैल्यू 1 है। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब देखिए हमने फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं फैराडे सेकंड लॉ। देखिए जब भी हम कोई लॉ देते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ एक कंडीशन होती है। फर्स्ट लॉ की कंडीशन ये थी कि एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट था। कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रोलाइट सेम है और जो करंट है या जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो डिफरेंट है। जैसे वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, हमने क्या कहा, W = ZQ या W = ZIT। तो वहाँ पर हमने क्या कहा कि ये फॉर्मूला कब लागू हो रहा है, कि जब आपके सेम इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब जब आपने इलेक्ट्रोलाइट को फिक्स कर दिया कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपने चेंज क्या करा, चार्ज चेंज करा, या हम क्या कह सकते हैं, करंट या टाइम चेंज करा। तो जब आप एक ही इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो और चार्ज चेंज कर रहे हो तो आपके फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ की कंडीशन क्या है, सेकंड लॉ की कंडीशन ये है कि जो चार्ज है या जो अमाउंट ऑफ चार्ज कह सकते हो आप, वो क्या है, सेम है, या आप कह सकते हो कांस्टेंट है। तो डिफरेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। डिफरेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ते हो उसमें इलेक्ट्रोलाइट एक ही तरह का रहता है, सेम, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट लो चाहे वो सेम रहेगा। और आप क्या करोगे, अलग अलग चार्ज अप्लाई करोगे, फिर आप चेक करोगे कि वेट कितना डिपॉजिट हुआ। तो वो जो रिलेशन आएगा वो फैराडे फर्स्ट लॉ कहला रहा है। दूसरा लॉ क्या है फैराडे का सेकंड लॉ, कि आप जो है अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो लेकिन उनको जो चार्ज दे रहे हो वो सेम दे रहे हो, क्योंकि आपको तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना, कि भाई एक इलेक्ट्रोलाइट ये है, एक ये है और एक ये है, तो तीनों में कितना वेट डिपॉजिट होगा वो आप तुलना कब कर सकते हो, जब कोई ना कोई चीज़ सेम रहे। भाई तुलना के लिए कंडीशन सेम होती है, तो कंडीशन सेम क्या है, चार्ज सेम दिया। तो अब यहाँ पर सेकेंड लॉ का बेस क्या है कि जो चार्ज है वो सेम है। इसका मतलब Q कहो या फिर आपको IT, ये सेम है। क्या है, सेम। डिफरेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर रिलेशन क्या आ रहा है, तो सेकंड लॉ क्या बताता है कि जो वेट आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है E के, ये रिलेशन आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेके सेम अमाउंट ऑफ करंट या सेम अमाउंट ऑफ चार्ज उसको दे रहे हो, तो जो वेट डिपॉजिट हो रहा है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके केमिकल इक्विवेलेंट के, या आप उसको सिंपल लैंग्वेज में कहो उसके इक्विवेलेंट वेट के। हमने क्या देखा कि जब आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को सेम चार्ज दे रहे हो तो जो वेट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, केमिकल इक्विवेलेंट के, या आप सिंपल लैंग्वेज में कहो तो उसके इक्विवेलेंट वेट के, तुल्यांकी भार के बराबर कह सकते हो। तो जैसे मैंने क्या कहा, ई क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट, क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट,
और इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो उसके तुल्यांकी भार के इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करोगे तो जिस इलेक्ट्रोलाइट का तुल्यांकी भार ज़्यादा होगा, केमिकल इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा वेट डिपॉजिट होगा, और जिस इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल इक्विवेलेंट या उसका तुल्यांकी भार कम होगा उसका कम वेट डिपॉजिट होगा। अब इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक है इलेक्ट्रोलाइट 1 और एक है इलेक्ट्रोलाइट 2। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ फर्स्ट लॉ का। मैंने क्या कहा, W1 = Z1 IT के सेंस में लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने कहा W2 = Z2 IT। ये मैंने क्यों लिखा कि यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन रखी है कि दोनों केस में मैं जो करंट है वो सेम रख रहा हूँ, या सेम अमाउंट जो करंट है वो सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब सेम टाइम के लिए। तो ये मैंने सेम रख दिए दोनों में। अब Z क्या था, कांस्टेंट था। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कांस्टेंट होता है उसकी एक कंडीशन होती है कि वो किन परिस्थितियों में कांस्टेंट है और किन परिस्थितियों में कांस्टेंट नहीं है। मतलब वो कांस्टेंट किन कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा और किन कंडीशन में कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हमने क्या कहा था, जब आप करंट चेंज कर रहे हो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आती है कि इलेक्ट्रोलाइट सेम होना चाहिए, तो उसके लिए कांस्टेंट आएगा, वो होगा Z। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो Z की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि अगर Z की वैल्यू सेम हो गई तो W सेम हो जाएगा। जबकि हमने क्या देखा, W सेम नहीं है, W किसके प्रोपोर्शनल है, E के प्रोपोर्शनल। तो हमने क्या देखा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेने पर सेम अमाउंट वेट जो है वो डिपॉजिट नहीं हो रहा, वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के केमिकल इक्विवेलेंट के या उसके तुल्यांकी भार के इक्विवेलेंट आ रहा है या प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हमने क्या देखा, W = ZIT। तो हमने क्या देखा कि जब आप सेकंड लॉ की बात करो तो वहां पर आपने अमाउंट ऑफ चार्ज सेम कर दिया, तो QT आपने क्या कर दिया, सेम। तो उस केस में आप क्या कह सकते हो, W = Z। ये आप कब कह सकते हो, जब इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, ठीक है। कंडीशन क्या है इसकी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो चार्ज है Q है वो सेम होना चाहिए। ये कंडीशन में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, W = Z। तो इस रिलेशन से आप एक चीज और कह सकते हो, Z = E। ये भी कह सकते हो भाई, W प्रोपोर्शनल है E के और W प्रोपोर्शनल है Z के, तो अपने आप में Z और E भी क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। ये सब आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शनल। तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, W = Z = E। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इधर लिख देता हूँ साइड में, W1 / W2 = Z1 / Z2 = E1 / E2। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो भाई, जैसे आप लिख सकते हो W2 / W1 = Z2 / Z1 = E2 / E1। कैसे लिखो, आपकी इच्छा है। तो ये फाइनल रिलेशन आ गया। अब मेन बात आती है कि भाई आपसे सिंपल कोई पूछता नहीं है कि भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, वो पूछता है न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल जो आपके पूछता है वो आपके इन न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले आपने पढ़े, W = ZQ या W = ZIT, इस पर नहीं पूछता है। और पूछ भी लिया तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। लेकिन आपको हमेशा पढ़ते समय ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कहाँ से, उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। पढ़ना पूरा है लेकिन फोकस आपका वहाँ रहना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, और ये जो रिलेशन आ रहा है इससे भी न्यूमेरिकल नहीं आते। अब मेन चीज़ ये है कि W = E है, W = Z है और Z = E है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि Z का जो फॉर्मूला है, यहाँ लिख देता हूँ, वो किसके बराबर है, E/F के बराबर। ये आपके काम की चीज़ है कि जो आपके, एक तो है Z जिसको हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, जब आप 1 कूलम चार्ज दो या 1 एम्पियर चार्ज दो 1 सेकंड के लिए, तो जो आपके वेट डिपॉजिट होगा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और E जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट है जिसको आप इक्विवेलेंट वेट कहते हो। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि Z और E में रिलेशन क्या है, Z और E में रिलेशन ये है कि Z जो कि है वो किसके बराबर है, E/F के। F जो है उसको हम कहते हैं फैराडे, उसको हम क्या कहते हैं, फैराडे। तो Z और E के बीच में रिलेशन क्या आया, F का, वो क्या है, फैराडे। अब यहाँ पर फैराडे का मतलब क्या है,
ये क्या होता है, हम एफ तो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एफ का मतलब क्या है, फैराडे, इसकी वैल्यू भी याद कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे किसके आगे पीछे बनते हैं, फैराडे के आगे पीछे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो फैराडे है, कि भाई अगर आपसे कोई पूछे 1 फैराडे का मतलब क्या है, 1 का मतलब सिंपल क्या है, फैराडे का मतलब क्या है, तो फैराडे की हमको वैल्यू तो याद रहती है न्यूमेरिकली, लेकिन उसका मतलब नहीं पता। मतलब क्या है 1 फैराडे का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको हम कहते हैं फैराडे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने चार्ज कितना दिया 1 फैराडे, इसका मतलब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज है उसको हम कह रहे हैं 1 फैराडे। अब फैराडे की वैल्यू क्या आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, भाई टोटल चार्ज मुझे निकालना है कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये सी लिख दिया मैंने। और ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, अब मुझे चाहिए 1 मोल पे, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एवोगैड्रो संख्या के बराबर, मोल कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है 6.022, कहीं कहीं 23 लिखा होता है, कहीं कहीं 22 है, एनसीईआरटी ने 22 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 10⁻23। ये आपके 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो देखिए कई बार वो थ्योरेटिकली पूछता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब फैराडे का मतलब क्या है, तो लैंग्वेज क्या होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब अगर बात करें वैल्यू की, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 96493। तो देखिए लगभग ये वैल्यू आती है, और इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 96500, ये किस में, कूलाम में। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 फैराडे क्या होता है या कितना होता है, तो आप क्या कह सकते हो 96493 कूलाम के बराबर 1 फैराडे होता है। मतलब 1 फैराडे में कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, 96493 कूलाम। या न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। वो डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में उसने वैल्यू क्या दी है, कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये वाली काम में ले लेते हैं। तो 1 फैराडे पे चार्ज कितना है 96493 कूलाम, या फिर हम कह सकते हैं 96500 कूलाम। और इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब होता क्या है कि जब न्यूमेरिकल आता है तो वो आता है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को मिक्स करने के बाद। कैसे, फर्स्ट लॉ क्या था, W = ZIT, ये आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा फैराडे का। अब वो क्या करता है, Z को रिप्लेस कर देता है E से, तो यहां पर Z क्या है, E/F। तो W, इसको मैं ZQ भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, Z × Q। तो मैंने क्या लिखा, W = Z की जगह मैंने क्या लिख दिया, E/F। तो मैंने लिख दिया E/F IT, या फिर लिख दिया मैंने EQ/F। ये आपके फाइनल फॉर्मूला हो गया। और न्यूमेरिकल जो आता है वो इसी फॉर्मूले पे आता है। अब ये न्यूमेरिकल कैसे आता है, वो ये पूछता है कि अगर आपको इतना चार्ज दिया जाए या इतना चार्ज सप्लाई किया जाए तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो मैं क्वेश्चन को सिंपल कर देता हूं। मैंने क्या कहा, या क्वेश्चन में क्या दिया कि जो चार्ज दे रखा है वो किसके बराबर है, 1 फैराडे के बराबर है।
क्वेश्चन क्या है सिंपल सा कि 1 फैराडे चार्ज देने पर कितना वेट डिपॉजिट होगा। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दे देगा एग्जाम में, उसकी मैं बात नहीं कर रहा फिलहाल। सिंपल सा मैंने क्या कहा कि अगर मैं चार्ज कितना दूं 1 फैराडे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो देखिए मैं लास्ट वाला फॉर्मूला काम में लेता हूँ, W इक्वल्स टू ई क्यू अपॉन एफ। तो W इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और Q कितना दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है 1 फैराडे, तो ये मैंने लिखा 1 फैराडे का F। तो F से F क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया। इसका मतलब सीधी सी आप एक लैंग्वेज याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो कि अगर 1 फैराडे चार्ज देंगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, 1 तुल्यांकी। मतलब 1 तुल्यांकी का मतलब उसका तुल्यांकी भार, मतलब उसके तुल्यांकी भार जितना जो वेट होगा ग्राम में वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं याद करना, आपको एक चीज़ याद करनी है, 1 फैराडे चार्ज का मतलब 1 तुल्यांकी, आधे फैराडे चार्ज का मतलब आधा तुल्यांकी, 3 फैराडे चार्ज का मतलब 3 तुल्यांकी। तो आपको केवल ये देखना है कि जो चार्ज दे रखा है वो कितने फैराडे के बराबर दे रखा है। जितने फैराडे के बराबर चार्ज होगा उतने ही तुल्यांकी क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा 1 फैराडे मतलब 1 तुल्यांकी। अब आपको इसका वेट चाहिए ग्राम में, तो वो किसके बराबर है, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग जो आपके सब्सटेंस है या जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका तुल्यांकी भार क्या होगा। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल की मैं बात करूं तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देता हूं कि सोडियम जो है +1 में होता है, मैग्नीशियम जो है +2 में होता है और एल्यूमिनियम जो है +3 में होता है। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो 23 है। अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी 1 है तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना आएगा, 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24, लेकिन यहाँ पर चार्ज इसका +2 है तो इसका जो तुल्यांकी भार आएगा वो उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट के डिवाइडेड बाय वैलेंसी आ जाएगा। वैलेंसी कितनी है 2, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 12, तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया 12। और एल्यूमिनियम के केस में इसका जो एटॉमिक वेट है वो 27 है, तो जब मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो ये आपके रिलेशन आ गया। अब देखिए एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब हम तुलना करते हैं तो नंबर ऑफ मोल से तुलना नहीं की जा सकती, कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जितना चार्ज दूं उससे इस इलेक्ट्रोलाइट के भी 1 मोल डिपॉजिट हो जाए, इसके भी 1 मोल डिपॉजिट हो जाए और इसके भी 1 मोल डिपॉजिट हो जाए। तुलना के लिए हमेशा हम तुल्यांकी वाला कंसेप्ट काम लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये मैंने आपको जो मोल कंसेप्ट है उस वाले वीडियो में बताया था, वापस से थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आपको कंपेयर करना है, जैसे मैंने कंपेयर क्या करना है कि मैंने 1 फैराडे चार्ज दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका भी 1 मोल डिपॉजिट हो जाए, इसका भी 1 मोल डिपॉजिट हो जाए और इसका भी 1 मोल डिपॉजिट हो जाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 1 फैराडे अगर मैंने चार्ज दिया तो इसका 1 तुल्यांकी डिपॉजिट हो जाएगा, इसका 1 तुल्यांकी डिपॉजिट हो जाएगा और इसका 1 तुल्यांकी डिपॉजिट हो जाएगा। इसको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। कैसे कि मैंने क्या कहा कि एक Na+ है, इसको मुझे डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट का मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में, सॉरी Na में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na मतलब सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे एक सोडियम एटम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको 1 ना कह के 1 मोल कह दिया। क्या कह दिया, 1 मोल। तो 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल किसकी कंडीशन है, सोडियम की, कि भाई मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए। 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल, क्योंकि 1 सोडियम आयन को डिपॉजिट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 1 मोल। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना है, 1 फैराडे। यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब 1 फैराडे आप एक चार्ज दोगे तो सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। 1 मोल का मतलब कितना है, 23 ग्राम। ठीक है, अब मैंने क्या करा, चेंज कर दी कंडीशन। मैंने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम 2+। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक मैग्नीशियम एटम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप क्या कहोगे, सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तब जाके एक मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। समझ आई बात। अब मैं क्या चाहता हूं कि 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाए। क्या डिपॉजिट हो जाए, 1 मोल मैग्नीशियम। तो 1 मोल मैग्नीशियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो
तो इसको आप ऐसे समझो कि एक मैग्नीशियम एटम को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 है। तो 1 मोल मैग्नीशियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल। कितने चाहिए? 2 मोल। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा? 2 फैराडे के बराबर। भाई मैंने आपसे क्या कहा था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। तो 2 फैराडे से 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाएगा। इसका वेट कितना है? 24 ग्राम। ठीक है, लास्ट में ले लेते हैं एल्यूमिनियम। तो मैंने कहा भाई एल्यूमिनियम 3+ है, तो एक एल्यूमिनियम एटम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आप कहोगे 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज कितना है? 3 है। तो मैंने कहा एल्यूमिनियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। अब मैंने कहा भाई मुझे क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना करने के लिए मैंने क्या करा? अमाउंट सेम कर दिया। किस फॉर्म में? मोल के फॉर्म में। तो मैंने कहा भाई मुझे 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करना है, 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट करना है और 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है। तो मैंने कहा 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करा मतलब 23 ग्राम डिपॉजिट करा। कितने मोल है? 1 मोल। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल। कितना चार्ज है? 1 फैराडे। फिर मैंने कहा मैग्नीशियम को डिपॉजिट करना है 1 मोल, तो मुझे चार्ज कितना चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे मतलब 24 ग्राम। अब मैंने बात करी एल्यूमिनियम की, तो एक एल्यूमिनियम एटम को डिपॉजिट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 मोल। तो मैंने कहा चार्ज कितना हो गया? 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उतना मुझे चार्ज देना पड़ेगा। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मतलब 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मतलब क्या है? 3 फैराडे। तो जब आप 3 फैराडे चार्ज दोगे तब जाके 1 मोल एल्यूमिनियम का डिपॉजिट होगा, और वो किसके बराबर होगा? 27 ग्राम के। बात समझ आई? अब मुझे तुलना करनी है, तो तुलना करने के लिए मैंने क्या देखा कि भाई मुझे सोडियम का 1 मोल चाहिए, मैग्नीशियम का 1 मोल चाहिए और एल्यूमिनियम का 1 मोल चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैंने कहा कि मुझे 1 मोल चाहिए था, कंडीशन मैंने रखी 1 मोल की। तो 1 मोल के लिए मुझे इसमें 1 फैराडे देना पड़ा, इसमें 2 फैराडे देना पड़ा और इसमें 3 फैराडे देना पड़ा। जो वेट डिपॉजिट हुआ 1 फैराडे से, सोडियम का हुआ 23 ग्राम, मैग्नीशियम का कितना हुआ? 24 ग्राम क्योंकि 1 मोल है, और एल्यूमिनियम का कितना हुआ? 27 ग्राम जो कि 1 मोल है। अब मुझे तुलना करनी है तो मेरे को तुलना में क्या करना पड़ेगा? चार्ज सेम रखना पड़ेगा। तो चार्ज सेम मैंने क्या करा? 1 फैराडे कर दिया। 1 फैराडे चार्ज पे जितना वेट डिपॉजिट हुआ वो कितना है? इसका 23 ही है क्योंकि 1 फैराडे दिया। यहाँ पर आपने 2 फैराडे से 24 ग्राम डिपॉजिट करा, तो 1 से कितना होगा? 12 ग्राम। और यहाँ पर 3 फैराडे से 27 करा है, तो 1 फैराडे से कितना होगा? 9 ग्राम। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आप जब 1 मोल डिपॉजिट करना चाह रहे हो तो जो चार्ज है वो सेम नहीं आ रहा है, चार्ज अलग अलग आ रहा है। लेकिन जब आप चार्ज सेम कर रहे हो तो मोल की संख्या सेम नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 1 मोल जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसका 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा, इसका 1/2 होगा, इसका 1/3 होगा। लेकिन अब आपने क्या करा? चार्ज सेम कर दिया और फिर चेक किया तो इसके 23 ग्राम, इसके 12 ग्राम और इसके 9 ग्राम। फिर आपने देखा कि भाई 23 ग्राम तो क्या है? सोडियम का इक्विवेलेंट वेट है। 12 ग्राम क्या है? मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट है। 9 ग्राम क्या है? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर आप 1 फैराडे चार्ज दोगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा? 1 तुल्यांकी। कितना वेट डिपॉजिट होगा? 1 तुल्यांकी। तो ये फाइनल कंक्लूजन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कंपैरिजन करते हैं तो मोल की जगह तुल्यांकी लेते हैं। तो ये आपके न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। तो अब वो कुछ भी दे सकता है। मेनली जैसे कॉपर की बात करें, अब देखिए कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट है नॉर्मली मैं मान लेता हूँ 60 है, सपोज समझने के लिए 60 मान लिया मैंने। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई 1 फैराडे चार्ज दे रहे हैं तो कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा? अब यहाँ पर सॉरी मैंने क्या गलती कर दी कि कॉपर 2+ है। क्या है? कॉपर 2+, और कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट है वो 60 है। इक्विवेलेंट वेट की बात नहीं कर रहा। कॉपर 2+ में है, जैसे कॉपर सल्फेट कह दिया मैंने, और कॉपर का एटॉमिक वेट मान लीजिए सिंपल कंडीशन के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 60 है। तो यहाँ पर वो कहेगा कि भाई चार्ज कितना है? 1 फैराडे, तो कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा? तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर आप चार्ज 1 फैराडे लोगे तो वेट कितना डिपॉजिट होगा? उसके तुल्यांकी भार के। अब यहाँ पर कॉपर का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? जो उसका एटॉमिक वेट है वो ऊपर और जो उसका चार्ज है वो नीचे, डिवाइडेड बाय 2।
तो आंसर कितना आ जाएगा 30। इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। देखिए ये मैं आपको क्यों डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि पहले आरपीएससी जो है फैराडे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती थी। हालांकि उसने 1-2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि एक फैराडे का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। दूसरा क्वेश्चन वो कॉपर वाला पूछती है, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है लैंग्वेज जब मैं आपको कराऊंगा या क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ आ जाएगा। लेकिन फैराडे पे अभी जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हुई थी उसमें आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसलिए मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वरना मैं आपको सिंपल बता देता कि भाई ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है, इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो आई थिंक मैंने आपको जो समझाया आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि सर ये कंसेप्ट मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं अपनी तरफ से जैसे भी होगा मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।